नमस्कार। सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम जुडिशरी के एग्ज़ाम की तो उस एग्ज़ाम से हम साथ आगे चलते हैं। अब तक हमने चर्चा की हरियाणा का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, पंजाब का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, बिहार का कौन दे सकता है। आज हम बात करेंगे गुजरात का एग्ज़ाम। गुजरात का एग्ज़ाम भी एक तरह से देखा जाए तो नेशनल एग्ज़ाम है, इसको कोई भी दे सकता है, यानी गुजरात में जो रहता है वो भी दे सकता है और गुजरात के बाहर का भी दे सकता है। तो कई बार बच्चों के मन में आता है कि हम तो गुजरात से पढ़े ही नहीं है, पर वहाँ तो गुजराती आती हैं, तो क्या हम गुजराती कर पाएंगे? हाँ, आप गुजराती कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ स्कूल में गुजराती होना मैंडेटरी नहीं है। अगर मान लीजिए बीच में इन्होंने रूल भी निकाले थे कि भैया हम उन्हीं को लेंगे जिनकी 10th या 12th तक गुजराती हो तो ही लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक अलग से पेपर हो जाता है। अगर मान लीजिए आप गुजरात से नहीं हैं या गुजरात से नहीं पढ़े हुए हैं, तो शायद बीच में ऐसा कुछ सुनने में आया भी था कि वहाँ पर गुजरात का आपको अलग से पेपर देना पड़ेगा गुजराती का, लेकिन अभी इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पेपर भी इंडिया के हर स्टेट का बंदा दे सकता है। बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्या कि यहाँ पर जब रिजर्वेशन की बात आती है तो फिर रिजर्वेशन किसे मिलेगा? रिजर्वेशन सिर्फ उन्हें मिलेगा जो वहाँ उस स्टेट के हैं, बाकी लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। सिर्फ एकमात्र हम जुडिशरी देखेंगे जिसके अंदर आपका जो स्टेट रिजर्वेशन है वो का रिजर्वेशन वहाँ पे अप्लाई होगा। और कौन सा स्टेट है वो? दिल्ली। दिल्ली के अंदर अगर आप राजस्थान में एससी हैं तो दिल्ली डीजीएस के एग्ज़ाम में आप एससी ही काउंट होंगे। अगर आप राजस्थान में एसटी हैं तो डीजीएस के एग्ज़ाम में आप एसटी ही काउंट होंगे। अदर देन क्या होता है, सभी जुडिशरी में जैसे ही आउट ऑफ स्टेट से कोई एग्ज़ाम देने आता है तो उसकी काउंटिंग जनरल में होती है, यानी स्टेट अपने लोगों के लिए रिजर्वेशन कर सकता है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 16 के 3 में। ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 16 के 3 में लिखी हुई है कि हर स्टेट को क्या करने का है, स्टेट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन रखने का अधिकार होता है। और कौन बताती है? पार्लियामेंट। किसके द्वारा बताया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा बताया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं गुजरात के लिए। गुजरात में मिनिमम एज कितनी है एलएलबी पास आउट? क्या कहा? मिनिमम एज। मिनिमम एज नहीं है, वो एलएलबी कंप्लीट होना चाहिए। यानी पूरे इंडिया में एकमात्र ऐसा स्टेट है जो अपीयरिंग वालों से, क्या कहा? पूरे इंडिया में एकमात्र ऐसा स्टेट है जो अपीयरिंग वालों को भी मौका देती हैं, और वो है राजस्थान। सिर्फ राजस्थान ही है जो अपीयरिंग वाला बच्चा भी दे सकता है, बाकी हर जगह चाहिए आपके एलएलबी। साथ ही साथ गुजरात के अंदर एलएलबी होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन भी, यानी आपका बार काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। गुजरात का एग्ज़ाम वही दे सकता है जिसके एलएलबी भी कंप्लीट हो और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी हो। उसके साथ ही साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, क्या कहते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी माना जाता है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कैसा? कोई भी कोर्स हो, जैसे RSCIT करा हो तो भी काम लिया जा सकता है। अगर आपने O लेवल कर रखा है या PGDCA कर रखा है, यानी कंप्यूटर में अगर आपने कोई भी कोर्स कर रखा है तो वो सर्टिफिकेट भी चाहिए, यानी मैंडेटरी है। बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट ही आपकी ज़रूरी है वहाँ पर। फिर आता है गुजरात का एग्ज़ाम। तो हो गए आपके एलिजिबिलिटी कितनी है, प्लस मैक्सिमम कितनी है? 35 ईयर्स। किसके लिए? जनरल के लिए। और कैटेगरी वालों के लिए कितनी है? 38 ईयर्स। क्या कहा? जनरल के लिए 35 मैक्सिमम और बाकी सब के लिए 38 है। गुजरात का एग्ज़ाम का पूरा पेपर जो है किस में आता है? इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, बट उसके 25% क्वेश्चन किस में आते हैं? गुजराती में आते हैं। तो अब क्या आता है? लड़ाई गुजराती सीखना है। जब आप इतनी चीज़ें सीख सकते हैं, जब आप कानून पढ़ना सीख सकते हैं और जब अपने में डेडिकेशन है तो आप गुजराती भी सीख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जब बात सीखने की आई तो फिर सीखना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे जो 100 क्वेश्चंस होंगे, या मान लीजिए क्वांटिटी 100 है या 150, जो भी उस समय पैटर्न होगा, क्योंकि लास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, पैटर्न चेंज होते रहते हैं। तो वहाँ पर 25% क्वेश्चन जो है गुजराती में। अब 25% गुजराती में कौन सा आएंगे? वो लॉ के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो जीके भी हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के नहीं होंगे, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में आते हैं। ध्यान रखना, इंग्लिश के क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में आते हैं, वो गुजराती में नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या कहा? पेपर इंग्लिश में होता है। तो हिंदी मीडियम वाले कहते हैं कि तो क्या हम ये पेपर दे सकते हैं? फिर अगला साल किसके लिए आता है? हिंदी मीडियम वाले के लिए। हिंदी मीडियम वाले कहते हैं कि ले हम तो गुजरात दे ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम वाले भी गुजरात का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इंग्लिश आनी पड़ेगी ताकि वो पेपर कंप्लीट कर सके, और गुजराती आनी है। तो गुजराती तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तब भी सीखनी है, और हिंदी मीडियम का बच्चा है तब भी सीखनी है। ठीक है, तो गुजराती तो हुई कॉमन। अब बच्ची क्या इंग्लिश कर सकते हैं? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिया का एकमात्र एग्ज़ाम है जिसका प्री निकालना सबसे ईजी है।
क्यों? सिर्फ 50 नंबर लाने हैं, यानी 50% मार्क्स। अगर 100 का है तो 50 नंबर लाना है, यानी जितने भी नंबर का वो पेपर होगा उसका 50% लाना है। बट गुजरात में नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग होती है तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि कैसे करूँगा। लेकिन मैं आपसे बताती हूँ, उल्टा नेगेटिव मार्किंग में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में वही बंदा क्लियर कर पाएगा जिसकी अच्छी प्रिपरेशन है, क्योंकि यहाँ तुक्के वाले भाई साहब काम नहीं आते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है, और जो पेपर उसका 50% लाना है, कोई कट ऑफ नहीं जाती। क्या कहा? गुजरात में पेपर की कट ऑफ नहीं जाती कि प्री की कट ऑफ कितनी रहेगी, ये नहीं होती, टेंशन ही नहीं है। इसकी कट ऑफ के लिए मुझे भी बनाने की जरूरत नहीं। जैसे अभी हमने हिमाचल का बनाया था कट ऑफ का, महाराष्ट्र का बनाया था, और हिमाचल की कट ऑफ मैंने बताई थी, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा। मैंने कहा था कि 215 प्लस और माइनस रहेगी। तो यानी जिससे 215 प्लस और माइनस का मतलब होता है हमेशा 5 एक्स्ट्रा या 5 कम, अर्थात 220 वाले पढ़ाई करें, और हिमाचल की कट ऑफ 220 ही गई थी। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि चलो आपने बताया वो आ गया। लेकिन हाँ, ये रहता है कि आ जाए, क्योंकि अनुमान तभी लगाते हैं जब हम कई लोगों से बात कर लेते हैं। जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो हम कई लोगों से राय लेते हैं, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। जब उन लोगों की बातें सुनते तब हम टेंटेटिव लगते हैं, हाँ इतनी जा सकती है। तो गुजरात में टेंशन ही नहीं है, क्योंकि पहले ही कह देता 50% वाले को हम पास करेंगे। अब आता गुजरात का प्री में क्या क्या पेपर आता है, प्री में सब्जेक्ट क्या है। तभी तो मैंने कहा प्री निकालना ईजी है, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ें हैं। CRPC 158 सेक्शन है, 51 ऑर्डर है, लिमिटेशन 32 सेक्शन है, एक शेड्यूल है। NAX सिर्फ एक चैप्टर आएगा 138 से 148। फिर आता ICA, टोटल आपके पास 238 सेक्शन है। CRPC टोटल आपके पास 484 सेक्शन है। IPC 511 है। इंडियन एविडेंस एंड 167 है। प्रोहिबिशन, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट है, उसका अपना लोकल एक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 395 आर्टिकल है। फिर आता है GK, रीजनिंग और इंग्लिश। इतना इजी पेपर है, इससे इजी क्या आएगा अब आप मुझे बताओ। इसलिए कहा प्री निकालना इजी। अब कोई कहता है मैम GK GS नहीं आती, पढ़े कैसे, बताओ। रूटीन रेगुलर पढ़ो, हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर तो पढ़नी है, इंडिया के हर जगह जाओ, दिल्ली में जाओगे तो भी इंग्लिश ग्रामर आती है, बिहार में जाते हो तब भी इंग्लिश आती है, राजस्थान में आते हो तब भी इंग्लिश है। इसको तो अपना लो, अब इसके बिना काम नहीं चलने वाला। मैंने भी देखो पढ़ाते पढ़ाते इतना इम्प्रूव किया अपने आप में कि अब मैं इंग्लिश में भी पढ़ा लेती हूँ, यानी मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ। लेकिन साथ साथ क्या क्या अब लॉ है, आने वाले दिनों में सारे बच्चे किस में आएंगे, इंग्लिश मीडियम के आएंगे। तो उतना कर लेती हूँ कि चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, मैं पढ़ा लेती हूँ। जब मैंने 2016 में अपना यूनिक लॉ क्लासेस ओपन किया था तब मुझे नहीं आता था। इवन तो कई स्टूडेंट को कहती भैया तुम उधर चले जाओ, मुझे नहीं आती। बट फिर एक दिन लगा कब तक भेजती रहूँगी, खुद को करना ही पड़ेगा, और कर दिखाया कुछ ऐसा कि अब 2 बैच चलते हैं, हिंदी मीडियम का सेपरेट होता है और इंग्लिश मीडियम का सेपरेट। अन्यथा दोनों को साथ में बिठा के पढ़ाना पड़ता था। लेकिन अब समय बदला है, मेहनत की है, अब मेहनत करने की बारी आपकी भी है। चलिए, तो ये है इसका प्री का। तो ये आपको निकालना है। GK आप गांठ बांध दीजिए, राजस्थान को छोड़कर, छत्तीसगढ़ को छोड़कर लगभग सभी जगह आने लगे हैं। इसको पढ़ लो, अब इसको अपना लो। ये जितना इससे भागेंगे ना, ये इतना भगाएगा आपको। अब आदत में ले लो भैया, GK रूटीन में पढ़नी है मुझे, ठीक है। तो प्री हो गया निकालना आसान, इतने सा करना है आपको। अब आइए मेन के पेपर। टोटल 3 पेपर होते हैं मेन के। पेपर 1 सिविल, पेपर 2 क्रिमिनल और पेपर 3 गुजराती लैंग्वेज। अब यहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज किया रिसेंटली, जिसके अंदर गुजराती में क्या कर लिया इन्होंने, गुजरात की इन्होंने ग्रामर डाल दी। डालनी पड़ेगी, करे क्या, बाहर के बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर उनका अपने स्टेट होता है वो चले जाते हैं, वो गुजरात वाले खाली के खाली रह जाते हैं। वैकेंसी निकाली, बच्चे आए, पर दिखती बात है, आप भी क्या करें भाई, आपको भी निकालना है एग्ज़ाम। आप हर जगह ट्राई करोगे, फाइनली वहाँ हो गया। लेकिन आपको अपना स्टेट तो चाहिए ना, घूम फिर के अपने स्टेट जाओगे। बट गुजरात वाले लॉ थोड़ा कम पढ़ते हैं, तो फिर उनको प्रायोरिटी दे दी कि भैया गुजराती कर लेते। लेकिन जब ज़िंदगी में हो डेडिकेशन, तो गुजराती क्या, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो गुजराती की ग्रामर आ गई है, और गुजराती ग्रामर के लिए बहुत अच्छा कोचिंग है अहमदाबाद में, आप जा सकते हो, इसलिए कोई इशू वो भी नहीं है आपके लिए। और देखो करना ही पड़ेगा, जब हम लॉ का कोचिंग करते हैं तो गुजराती का भी कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आज आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बट इसकी रूटीन बनाना है। अगर गुजराती सीखनी है, ऐसे नहीं है आज सीख ही रख दे, ऐसी चीज़ें नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। तो गुजराती ग्रामर इसमें आई, इसमें ट्रांसलेशन आती है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आ जाती है। अब आता पेपर 1 और पेपर 2।
75 मार्क्स का पेपर 1 आता है, 75 मार्क्स का पेपर सेकंड आता है, 50 मार्क्स का ये आता है। इसमें मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, हालांकि तीनों में मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी होते हैं, बट इसमें नहीं आए तो फेल हो जाता है। तो इसको देखो, मैंने क्या कहा, किसी भी स्टेट में जाओगे उसकी कमज़ोर कड़ी होती है। जैसे राजस्थान में आते हो तो यहाँ की ग्रामर होती है, दिल्ली जाते हो तो वहाँ पे जीके और इंग्लिश होती है, यूपी जाते हो तो वहाँ का जीके, बिहार जाते हो तो जीके जीएस है वहाँ पे, यानी हर स्टेट का अपना एक कमज़ोर कड़ी होता है। लॉ तो सभी पढ़ के आते हैं। आप अगर किसी स्टेट को निकालना है तो आपका हमेशा फोकस उसकी एक्स्ट्रा चीज़ों पे होना चाहिए। हाँ, लॉ है, पढ़ना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट एग्जाम पास लॉ कराने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी चीज़ें ही आपको पास करवा देती हैं। तो आते हैं इसके मेन एग्जाम में, पेपर 1 सीपीसी, लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, एसआरए और कोर्ट फी, गुजरात कोर्ट फी एक्ट। कितना छोटा सा सिलेबस है। देन आता है आपके पास पेपर 2 एनआई एक्ट है, रजिस्ट्रेशन है बर्थ और डेथ का। देन पीसीपीएनडी एक्ट है। फिर आता है प्रोबिशन, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, जेजेक, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट है गुजरात का, और इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है वहाँ पर। तो यहाँ ये एक्ट है। अब कई बार इसमें होता है कि ये लोकल एक्ट पढ़े क्या, छोटे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। कई बार आप 1-2 एक्ट स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, यानी माइनर एक्ट को स्किप किया जा सकता है, मेजर एक्ट को नहीं ध्यान रखना। और वैसे मेजर तो पढ़ना ही है। आप जब जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जुडिशरी वर्ड में इंडिया की सारी जुडिशरी आ जाती है। आप कहीं पर भी जाओगे आपके 9 सब्जेक्ट फिक्स है। कौन से 9 हैं? सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट, देन आपका एसआरए और देन लिमिटेशन। ये 9 सब्जेक्ट तो लगभग सभी जगह साथ साथ चलते हैं। किसी में टीपी नहीं आता तो किसी में आईपीसी नहीं आता, लेकिन ये आगे पीछे चलते हैं। तो ये तो होना ही चाहिए ना, रट्टाफिकेशन होना चाहिए अगर जुडिशरी निकालनी है। बात आई रट्टाफिकेशन की, तो मेरा एक वीडियो जारी हुआ था 299 और 300 आईपीसी का। तो मेरी एक अच्छी आदत है, मैं इलस्ट्रेशन भी याद कराती हूँ। इलस्ट्रेशन याद कराने का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम में इलस्ट्रेशन कॉपी पेस्ट आते हैं बहुत सारे एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रहेगा ये 3 मैंने 299 में पढ़े थे, ये 5 मैंने 300 में, क्योंकि आपने इलस्ट्रेशन तो पढ़े हुए हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाए तो कौन सा सेक्शन में पढ़ा हुआ है। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है कि हाँ, आपको इलस्ट्रेशन भी याद कराते हैं। यही तो यूनिक क्लासेस की यूनिकता है, इज ए डिफरेंट ना, कि इलस्ट्रेशन कौन याद कराता है, यूनिक क्लासेस कराती है। रीज़न क्या है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। फिर क्या करोगे, फिर वहाँ सर को जाओगे और यार कि पढ़ा हुआ लग रहा है, सेक्शन क्लिक नहीं हो रहा। बात था यार तुझे पता है इसका सेक्शन, हाँ यार मुझे याद ही नहीं आया, बस इलस्ट्रेशन याद था बट कौन सा सेक्शन से था ये भूल गया। इसीलिए तो हम इलस्ट्रेशन भी याद कराते थे हमारे किसी भगवान ने कहा, क्योंकि मैं क्या कहती हूँ, जैसे एक सुनाई थी ना स्टोरी कि आप मेरे लिए भगवान और मैं आपकी भक्त हूँ, और आपकी हर बात सर आंखों पर होती है भक्तों के, और क्या चाहिए कि अगर उनके भगवान ने कुछ कह दिया तो सर आंखों पर है। तो मेरे एक भगवान ने कहा कि आपने ना इलस्ट्रेशन कौन याद कराता है, तो मैंने कहा मैं कराती हूँ। उसका रीज़न यही है क्योंकि ऐसी बहुत बार होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, 2 उदाहरण दूंगी, ध्यान से सुनिएगा। एक मकान में आग लग गई, क्या कहा, एक मकान में आग लग गई। अब उस मकान को इधर गिराएं तो गैस गोदाम जल जाएगा, सिलेंडर फूट जाएंगे, और इधर गिराएं तो 2 छोटी छोटी झोपड़ियां हैं वो जल जाएगी, जिसमें 2-3 बकरियां बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है, वो जल जाएगी, और एक गरीब का घर उजड़ जाएगा। अब क्या करें, आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर इधर किया तो नुकसान, इधर तो फाइनली आपने इधर किया, यानी जहाँ 2 छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी उस पर गिराया उस मकान को, जिससे वो क्या बोलते पशु भी मर गए और एक गरीब का घर भी उजड़ गया। ये कौन से सेक्शन का एग्जाम्पल है, और जिसने गिराया उसको एक्सेप्शन है ये तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिसने गिराया ना उसको फ़ायदा मिलेगा, उसको मिलेगा जनरल एक्सेप्शन का फ़ायदा, पहला। दूसरा सवाल था, एक बड़ी बिल्डिंग में आग लग गई, क्या कहा, एक बड़ी बिल्डिंग में आग लग गई थी और ए नामक व्यक्ति उस आग में बुझाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए गया। वो सबसे आखिरी मंजिल पर खड़ा था और वह एक छोटा सा बच्चा था। अब उस बच्चे को लेकर वो नीचे जावे तो आग से वो भी मरे, बच्चा भी मरे। तो उसने क्या किया, बाहर नीचे लोगों ने एक चादर पकड़ के खड़े थे और उसने उस बच्चे को उस चादर के लिए नीचे गिराया। गुड फेथ में काम कर रहा था, उसको ये पता था कि वो चादर में भी गिर सकता है और साइड में भी गिर सकता है, और उसने जैसे ऊपर से नीचे बच्चे को गिराया और वो चादर में ना गिर के साइड में गिर गया और बच्चा मर गया। इन दोनों कंडीशन में ये दोनों इलस्ट्रेशन आपके सुने हुए हैं। अब कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला इलस्ट्रेशन क्या आंसर कहाँ है और दूसरे का आंसर कहाँ है। तो जो पहला था वो था एक्ट ऑफ नेसेसिटी। क्या था पहला, एक्ट ऑफ नेसेसिटी, कहाँ आएगा, आईपीसी सेक्शन 81 में। और दूसरा क्या था, आपने गुड फेथ में काम किया था किसी की जान बचाने के लिए, वो है आईपीसी सेक्शन नंबर 92। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आके कंफ्यूज हो जाते हैं, सुने हुए दोनों लग रहे हैं लेकिन कई बार सेक्शन क्लिक नहीं हो पाते हैं, इसीलिए मैं इलस्ट्रेशन भी याद कराती हूँ। उसका बेस्ट रीज़न यही है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है ये सवाल
ठीक है, तो अब समझ में आया मेरे कि क्या क्यों कराती हूँ मैं, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। देन आता है आपके पास पेपर सेकंड आपकी ये प्लस आपकी गुजराती। अब गुजराती ग्रामर भी इस पर ऐड कर दी गई है। ये होने के बाद देन होता है आपका इंटरव्यू। ये होने के बाद होता है आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू में क्लियर होते ही आपको मिल जाती है आपकी पोस्ट, और फाइनली पूरा हो जाता है आपका सपना। तो आपके सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरोगे तभी तो एग्ज़ाम देने जाओगे। ठीक है, फॉर्म भर दिया, लेकिन अब फॉर्म अभी थोड़ा समय चल रहा है, तो उसके लिए आपको ये कंप्लीट करना, आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी है। देन आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है और इन पे फोकस करना है। इसको उठा लीजिए, शुरू हो जाइए। ये क्लियर हो गया, समझिए आपका ये क्लियर हो गया। एक सपना देखिए, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फाइनली मेरा प्री क्लियर हुआ। नेक्स्ट कदम पे मैं जा रहा हूँ और अब मैं मेन की तैयारी कर रहा हूँ, और 1 बाय 1 में हर सब्जेक्ट को अच्छे से कर रहा हूँ, और मैं अपना एग्ज़ाम देने गया हूँ, और फाइनली मेरा मेन भी क्लियर हो गया, और माता पिता के आशीर्वाद से मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया है, गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। फाइनली आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, और आप देखिए वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन होगा। उसी दिन आपकी ज़िंदगी में दिवाली, होली, कहना इस संसार के सारे त्यौहार आपकी ज़िंदगी में उस दिन होंगे। बस उस दिन के लिए लग जाइए, अपने सपने को पूरे करने के लिए, और आज से शुरू हो जाइए अपनी तैयारी के लिए। तो चौथा सब्जेक्ट स्टेट देखा अपन ने। सबसे पहले हमने देखा हरियाणा, सब जने दे सकते हैं। पंजाब में गुरुमुखी यानी पंजाबी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा अलग से एफर्ट करना पड़ेगा। बिहार जीके जीएस को एफर्ट करोगे तो सब दे सकते हो, और गुजरात में गुजराती को एफर्ट करोगे तो पूरा इंडिया दे सकता है। तो अब तक ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है, आप आराम से दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक है कि जो बच्चा LLB कर लेता है उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो बस अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और लग जाइए गुजरात के लिए। फिर से कहूँगी, इंडिया का सबसे इजी एग्ज़ाम है वो है गुजरात क्लियर करना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।